हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई पेपर 2 के नोट्स शेयर करूंगी। यूनिट 1 पेपर 2 है आपका फंडामेंटल ऑफ हियरिंग, डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। इस पेपर में आप सारा ऑडियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। ईयर्स के बारे में पढ़ोगे, उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या पार्ट्स रहते हैं और वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। स्पीच के लिए सब चीज़ मतलब ओवरऑल आप इसमें ऑडियोलॉजी के बारे में आप पढ़ोगे कि ओके। सो यूनिट 1 है हमारी हियरिंग एंड डेफनेस, श्रवण या फिर बहरापन। इसमें इससे पहले जो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों के साथ अपलोड की है, ठीक है। इस पेपर की भी मैंने की हुई है और अभी लास्ट मैंने फाइल की वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड करी थी आईपी की। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखी आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो भी आप एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मेरे चैनल पे आपको नोट्स सारे हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, ओके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट में एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा इफ़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ओके। और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ओके। वहाँ पर मैं ये आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी, ओके। स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 है हमारे हियरिंग एंड डेफनेस, श्रव या फिर बहरापन। फर्स्ट पॉइंट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग, सुनने का महत्व, कि सुनना हमारी लाइफ में क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और क्यों ही वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ये इसमें आप इस टॉपिक में जानोगे, ठीक है। हियरिंग इज़ अ वाइटल सेंस दैट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कम्युनिकेशन, सेफ्टी, इमोशनल वेलबींग, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि जो हियरिंग है वो एक वाइटल सेंस है, मतलब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए काम आती है, हमारी सेफ्टी के लिए काम आती है, हमारे इमोशनल वेलबींग होते हैं उनके लिए काम आती है, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ की मतलब हमारी क्वालिटी की, हमारी लाइफ की जो जितनी भी सारी क्वालिटीज़ हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट हियरिंग किस लिए काम आती है, कम्युनिकेशन के लिए और सोशल इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हियरिंग अलाउ इंडिविजुअल टू परसीव स्पोकन लैंग्वेज विच इज़ एसेंशियल फॉर डेली कन्वर्जेशंस एंड इंटरेक्शंस। की जो हियरिंग होती है वो उस चीज़ के लिए अलाउ करती है कि हर एक व्यक्ति जो अपनी भाषाएं बोलता है उनको समझने के लिए, और जो कन्वर्जेशन करता है उसमें अपनी लैंग्वेज का वो यूज़ कर सके, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सके। दिस हेल्प इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड कनेक्टिंग विद अदर्स, की वो रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है और दूसरों से के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशंस, बीइंग एबल टू हियर अनेबल पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशंस, की अगर आप बच्चा सुन पा रहा है तो वो जो ग्रुप्स में एक्टिविटी होती हैं वो अपने डिस्कशंस को सुन पाता है, अपने डिसीजंस को रख पाता है और उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाता है, सोशल इवेंट्स में मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस कर पाता है। हियरिंग लॉस कैन लीड टू सोशल आइसोलेशन, इट मेक्स कम्युनिकेशन चैलेंजिंग। जिसका अगर किसी का हियरिंग लॉस होता है तो वो सोशल आइसोलेशन में काफ़ी जो चैलेंजेस है वो भी फेस करते हैं और कम्युनिकेशन के टाइम पर भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, सेफ्टी एंड अवेयरनेस, ठीक है। हमारा सेकंड है सेफ्टी एंड अवेयरनेस, इमोशनल एनवायरनमेंट, हियरिंग हेल्प, इमोशनल अवेयरनेस की, सॉरी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। इसमें क्या होता है कि हमारी जो हियरिंग है, अगर बच्चा सुन पा रहा है तो उसको ईजिली इसके लिए वो सेफ भी रहती है और वो चीज़ों के लिए अवेयर भी रहता है, ठीक है। जैसा एनवायरमेंटल अवेयरनेस, हियरिंग हेल्प पीपल स्टे अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग सच एज हियरिंग अलार्म, सायरन, ट्रैफिक और अदर इम्पोर्टेंट साउंड्स। की जो एनवायरमेंटल में चीज़ें होती हैं उनके लिए काफ़ी अवेयर रहता है, जैसे कि अगर वो कहीं बाहर जाता है अपने आसपास के एरिया में, उसके चारों तरफ कोई अलार्म बजता है या सायरन बजता है, ट्रैफिक में कोई हॉर्न बजता है, तो वो सब चीज़ें वो सुन पाता है, जो इंपॉर्टेंट साउंड होते हैं उनको वो सुन पाता है। दिस इज़ अ क्रूशियल फॉर पर्सनल सेफ्टी एंड रिस्पॉन्डिंग टू एमरजेंसीज, की काफ़ी क्रूशियल होता है अपनी पर्सनल, अपने खुद की सेफ्टी के लिए और इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करने के लिए,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेंजर डिटेक्शन। साउंड कैन सिग्नल पोटेंशियल डेंजर्स। कि डेंजर डिटेक्शंस क्या होता है कि जो डेंजर साउंड होते हैं उनका पता लगाना, कि अगर अगर इंसान अच्छे से सुन पा रहा है तो जो उनके उसके लिए जो साउंड डेंजर है किसी घटना का, अगर कोई वो घटना की तरफ इशारा करते हैं तो वो उन साउंड का पता लगा पाते हैं। जैसे कि लाइक द साउंड ऑफ एन अप्रोचिंग कार फॉर द क्रैकलिंग ऑफ फायर। किसी कार की आवाज़ वो सुन सकते हैं। ठीक है, फायर की आवाज़ सुन सकते हैं। बीइंग एबल टू डिटेक्ट दिस साउंड कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट और हार्मफुल सिचुएशन। कि जो इस तरह के साउंड अगर इंसान सुन पा रहा है तो वो अपने आप को एक्सीडेंट होने से प्रिवेंट कर सकता है और जो हार्मफुल सिचुएशन है उनसे वो बच सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। इसमें क्या होता है कि मेंटल हेल्थ हियरिंग प्लेज अ रोल इन इमोशनल वेलबींग बाय द फैसिलिटेटिंग सोशल इंटरेक्शन विच इज़ जो हियरिंग है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले करती है, जो हमारे इमोशनल वेलबींग के लिए और सोशल इंटरेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। विच रिड्यूस फीलिंग और लॉनलेस एंड डिप्रेशन। इंडिविजुअल विद हियरिंग लॉस में एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी ड्यू टू कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़। कि अगर बच्चे को वो अगर बच्चा सुन पा रहा है अच्छे से तो जो उसकी अकेलेपन की भावना है, ठीक है, डिप्रेशन की भावना, तो इन सब चीज़ों से वो दूर रहता है। अगर किसी व्यक्ति को हियरिंग लॉस है तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस में रहता है, उसको एंजाइटी होने शुरू हो जाती है और वो कम्युनिकेशन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव हेल्थ। देयर इज़ अ लिंक बिटवीन हियरिंग एंड कॉग्निटिव फंक्शन। कि इसमें जो हमारे हियरिंग और कॉग्निटिव पार्ट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनमें काफ़ी एक अच्छा रिलेशन होता है। हियरिंग लॉस कैन स्ट्रेन द ब्रेन। अगर बच्चे को हियरिंग लॉस है तो वो बच्चे का जो ब्रेन है वो उसको स्ट्रेन कर देता है, मेकिंग इट harder to process sound which may increase the risk of cognitive decline of dementia। कि अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा तो उसके लिए जो साउंड को सुनना काफ़ी हार्ड हो जाता है और जो उसके कॉग्निटिव पार्ट के लिए काफ़ी रिस्क को वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। ठीक है। फोर्थ है आपका एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। लर्निंग फॉर इट चिल्ड्रन। पहले आता है लर्निंग, कि हमारी लर्निंग के लिए हियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट हियरिंग इज़ असेंशियल फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कि जो हियरिंग होती है वो बच्चे के लिए काफ़ी एक असेंशियल रहती है, काफ़ी ज़रूरी रहती है, जो उसकी लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, पीयर इंटरेक्शंस एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ऑफन रिले ऑन द एबिलिटी टू हियर। कि अगर बच्चा सुन पा रहा है तो क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको फॉलो करता है और सुन पाता है, अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्शंस कर पाता है, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है वो उसमें रोल कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट है करियर अपॉर्चुनिटीज़। कि उसके आगे आने के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है। हियरिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन प्रोफेशनल सेटिंग। कि जो उसके आगे करियर अपॉर्चुनिटी जॉब्स के टाइम पर उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। इट अलाउ इंडिविजुअल टू फॉलो कन्वर्जेशंस, पार्टिसिपेट इन मीटिंग एंड परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर ऑडिटरी इनपुट। कि वो बच्चे को उसके हर एक व्यक्तिगत जो उसकी कन्वर्जेशंस होती है उसमें पार्टिसिपेट जो व्यक्ति है वो कर पाता है। ठीक है। मीटिंग्स को अटेंड कर पाता है, अपने आगे जॉब में से प्रोफेशनल लेवल है, हर एक लेवल पर बच्चा अलग अलग अपने फ्यूचर्स में अलग अलग जॉब पे जाता है तो वहाँ पर अपने एक अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। फिफ्थ पॉइंट है आपका एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। म्यूजिक एंड Music and entertainment. Hearing allow people to enjoy music, movies and other forms of entertainment that involve sound। कि जो hearing है वो उसके उनके लाइफ को के enjoyment को बढ़ाती है। अगर सुन पा रहे हैं तो वो म्यूज़िक को एंजॉय कर पाते हैं, मूवीज़ को एंजॉय कर पाते हैं। ठीक है। उनकी लाइफ में जो भी इंटरटेनमेंट होते हैं उनके साउंड्स के को सुन पाते हैं। द एबिलिटी टू हियर इनरिचेस एक्सपीरियंसेस एंड ब्रिंग जॉय टू मैनी आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अगर बच्चे में सुनने की क्षमता है तो वो अपने ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस और ऐसी जॉयफुल लाइफ को के आस्पेक्ट्स को वो
एक्सपीरियंस कर पाता है, कि जहाँ पर उसको सारी खुशियाँ अपने इंजॉयमेंट कर पाता है लाइफ के। ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल कनेक्शन। साउंड प्लेज अ की रोल इन फॉर्मिंग इमोशनल connection, whether it is the sound of loved one's voice, laughter और comforting words। कि इमोशनल कनेक्शन क्या है, कि साउंड जो है काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले करती है लोगों इमोशनल कनेक्शंस के लिए। ठीक है, किसी की आवाज़ को सुनने के लिए काफ़ी, क्योंकि लोगों को अपनी आवाज़ से बहुत प्यार होता है, हंसने के लिए, उनके अपने शब्दों को दूसरों के सामने रखने के लिए, इन सब चीज़ों में क्या होता है, हियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पीच डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका स्पीच डेवलपमेंट। फॉर चिल्ड्रन हियरिंग इज़ अ क्रूशियल फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। की जो हियरिंग है काफ़ी क्रूशियल होती है बच्चे के स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज बाय हियरिंग द पीपल अराउंड देम। कि अगर बच्चा सुन पा रहा है तो वो अच्छे से बातचीत भी कर पाता है, बोल भी पाता है, और एक दूसरे से जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज को उसको समझ भी पाता है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ हियरिंग इश्यूज इन चिल्ड्रन इज असेंशियल टू सपोर्ट देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। की अगर बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन उसकी हियरिंग का जल्द से जल्द किया जाता है तो जो उसके आगे वाली लाइफ है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को वो एक अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है पॉजिटिव तरीके से। ठीक है। ये थी 1.1 जिसमें आपने इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग पढ़ा, किस किस जगह पर वो इम्पोर्टेंट बच्चे की हियरिंग रहती है। ओवरऑल हर एक व्यक्ति के लिए हियरिंग क्या है, काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में, चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो उनकी इमोशनल वेलबींग के लिए हो, ठीक है, उनके करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हो, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हो, ठीक है, उनके स्पीच डेवलपमेंट के लिए हो, ठीक है, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हियरिंग क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1.2 पार्ट्स ऑफ द ईयर एंड प्रोसेस ऑफ हियरिंग। इसमें हम पार्ट्स ऑफ द ईयर देखेंगे कि ईयर्स के कितने पार्ट्स होते हैं और उनका प्रोसेस क्या होता है हियरिंग में। ठीक है। द ईयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस। की जो ईयर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे की हियरिंग एंड बैलेंस करने में। ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, की 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज आउटर ईयर, सेकंड इज मिडल ईयर एंड थर्ड इज इनर ईयर। ठीक है। जैसे फर्स्ट है आपका आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है। ये तीनों पार्ट क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। और इनको 3 पार्ट्स में जो ईयर है, ईयर के पार्ट्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर, मिडल और इनर। ठीक है। ईच पार्ट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। हर एक पार्ट का एक अपना अलग रोल प्ले रहता है उनकी हियरिंग के अंदर। ठीक है। फर्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ द ईयर। फर्स्ट है आपका आउटर ईयर। क्या है? आउटर ईयर। जैसे कि आप देख रहे हैं आउटर ईयर, आउटर ईयर में 3 पार्ट्स होते हैं। पिन्ना, जिसको ऑरिकल आप बोलते हो, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम। ये क्या होते हैं, आपके आउटर ईयर के पार्ट होते हैं। ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं ईयर के, आउटर, मिडल और इनर। अब इन पार्ट्स के भी सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आउटर ईयर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ईयर के? पिन्ना, ठीक है, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम। ठीक है। ये क्या होते हैं? आउटर ईयर के पार्ट्स होते हैं। पिन्ना का क्या रोल प्ले होता है? द विजिबल पार्ट्स ऑफ द ईयर डेट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड फिनल्स दैम इनटू द ईयर कैनाल। कि जो आउटर पिन ऑरिकल का क्या काम होता है पिन्ना का, कि वो साउंड्स को कलेक्ट करती है, साउंड की जो वेव्स होती है उनको कलेक्ट करती है और उनको ईयर कैनाल तक ट्रांसफ़र करती है। ठीक है। अब आता है ईयर कैनाल, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी इसको बोला जाता है। अ ट्यूब डेट कैरी साउंड फ्रॉम द पिन्ना टू द ईयर ड्रम। कि ये क्या करती है, पिन्ना से साउंड को कैरी करती है और उसको ईयर ड्रम तक आगे ट्रांसफ़र करती है। ईयर ड्रम को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अ थिन मेम्ब्रेन डेट वाइब्रेट वैन साउंड वेव हिट इट, ट्रांसफॉर्मिंग साउंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। की जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, कि जो वाइब्रेशंस होती है उनको साउंड वेव्स को वो ईयर ड्रम तक जाती है। ईयर ड्रम के बाद वो ट्रांसफ़र किस में करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। जो साउंड की एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है। ये था आपका आउटर ईयर। आउटर ईयर में आपके कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? पिन्ना,
जिसको हम ऑरिकल बोलते हैं, ईयर कैनाल जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। पिन्ना का काम क्या होता है कि वो साउंड्स को कलेक्ट करती है और ईयर कैनाल तक ट्रांसफ़र करती है। और ईयर कैनाल का क्या काम होता है कि वो जो साउंड्स को कैरी करती है पिन्ना से, और पिन्ना से साउंड्स को कैरी करके वो ईयर ड्रम तक उसको ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, ईयर ड्रम का क्या होता है कि सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के बाद वो साउंड एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतना आपको इजी तरीके से समझ में आया। नेक्स्ट है आप मिडल ईयर। मिडल ईयर में आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं? मिडल ईयर फर्स्ट सेकंड पार्ट आपका आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में पार्ट्स होते हैं ऑसिकल्स, थ्री टिनी बॉन्ड्स डेट एम्पलीफाई द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम। ठीक है, ये ऑसिकल्स होती हैं। ऑसिकल्स किसको बोलते हैं? जो हमारी तीन बोन होती हैं जिसमें मिलस, इंकस और स्टेपिस। ठीक है, हैमर, एनविल और स्टिरप, इनको ये भी बोला जाता है। आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दोनों के नाम मैंने ब्रैकेट में लिख दिए कि इनको इनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑसिकल्स का क्या काम होता है कि थ्री टिनी बॉन्ड्स डेट टू एम्पलीफाई द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम, की जो वाइब्रेशन होती है उसको एम्पलीफाई करती है ईयर ड्रम से। जो ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशन आती है साउंड की, उनको क्या करती है, एम्पलीफाई करती है। ठीक है, और ऑसिकल्स में कौन कौन सी तीन होती है? मीलस, इंकस और स्टेपिस। ये क्या होती है? तीन बोन्स होती हैं, काफ़ी स्मॉलेस्ट बोन होती हैं। नेक्स्ट है स्टैचुएंट ट्यूब, अ कैनाल डेट कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू द बैक ऑफ द थ्रोट एंड हेल्प इक्वलाइज प्रेशर ऑन द बोथ ऑफ द ईयर ड्रम। कि वो स्टेशन ट्यूब का क्या काम होता है कि जो कैनाल से जो साउंड कलेक्ट होता है उसको मिडल ईयर तक पहुंचाती है। मिडल ईयर के अंदर वो क्या होता है कि दोनों ईयर ड्रम से लेके और स्टेशन ट्यूब तक का जो प्रोसेस होता है उसको काफ़ी इक्वली तरीके से प्रेशर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनर ईयर। इनर ईयर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपके? इनर ईयर में आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं? कोक्लिया, ठीक है, ऑडिट कोक्लिया होता है, ऑडिटरी नर्व होती है और सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। ठीक है, अब कोक्लिया का क्या वर्क होता है? स्पाइरल शेप्ड, ये एक स्पाइरल शेप्ड में होता है। फिल्ड ऑर्गन वेयर साउंड वाइब्रेशन आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कि कॉकलिया का काम होता है कि जो सारी साउंड्स होती हैं उनको एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में ट्रांसफ़र करता है। इट कंटेन्स टिनी हेयर सेल सेंसरी रिसेप्टर। कि जो कॉकलिया के अंदर काफ़ी टिनी हेयर सेल्स होते हैं जिनको हम सेंसरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, डेट मूव्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड वाइब्रेशन कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू द न्यूरल इम्पल्सेस। की जो साउंड्स का जो वाइब्रेशन होती है उन पर रिस्पॉन्स करता है, उनको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसको ऑडिटरी नर्व तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑडिटरी नर्व, द नर्व डेट कैरीज द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम द कोक्लिया टू द ब्रेन वेयर दे आर इंटरप्रेटेड एज अ साउंड। ऑडिटरी नर्व का क्या काम होता है? कोक्लिया से जो सारी साउंड्स होती हैं उनको कोक्लिया से कलेक्ट करता है और उनको ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, ऑडिटरी नर्व का क्या काम होता है कि कोक्लिया से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है साउंड की उनको कलेक्ट करके वो ब्रेन तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल। दिस स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग बैलेंस नॉट हियरिंग। कि ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है क्या क्या किस चीज़ का प्रोसेस करती है कि जो हर एक स्ट्रक्चर को बैलेंस करती है। वो हियरिंग में काम नहीं आती, जितने भी स्ट्रक्चर हैं हमारे कान के उनको बैलेंस करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ द ईयर जिसमें आपने पढ़ा है। तीन पार्ट्स आपने पढ़े हैं, आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर। ठीक है, आउटर ईयर में आपने पढ़ा है पिन्ना, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपने पढ़ा है मिडल ईयर में ऑसिकल्स जिसमें आपकी थ्री टिनी बॉन्स आई हैं। ठीक है, और स्टेशन ट्यूब आई है। इनर ईयर में आपने पढ़ा है कोक्लिया, ऑडिटरी नर्व और सेमी सर्कुलर कैनाल। ये क्या होती हैं आपकी पार्ट्स ऑफ द ईयर होते हैं। ठीक है, इनका वर्क मैंने आपको अच्छे से समझाया। मैंने आपको उसका डायग्राम में मैं बताऊंगी, एक बार डायग्राम से मैं आपको एक बार स्मॉल शॉर्ट तरीके में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक
नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेस ऑफ हियरिंग, कि हियरिंग का क्या किस तरह से प्रोसेस रहता है। द प्रोसेस ऑफ हियरिंग इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट अकर एज अ साउंड ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर। की जो प्रोसेस ऑफ हियरिंग एक तरीके की सीरीज है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है, हर एक पार्ट पर अपना अलग अलग उसका ट्रेवल रहता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपका आता है स्टेप आती है साउंड वेव कलेक्शन। ठीक है, जिसमें वो अपने इसमें क्या होता है कि वो साउंड की जो वेव्स होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, उनको क्या करती है, कलेक्ट करती है। फर्स्ट स्टेप में साउंड वेव आर कलेक्टेड बाय द पिन्ना आउटर ईयर एंड फिनल्ड इनटू द ईयर कैनाल। कि साउंड वेव को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, पिन्ना। ठीक है, और पिन्ना साउंड वेव को कलेक्ट करके ईयर कैनाल तक उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है Step 2, vibration of eardrum. The sound waves travel down the ear canal and hit the eardrum, causing it to vibrate। कि जो वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम में वाइब्रेशन कब होती है, कि जब साउंड वेव ट्रैवल कर कर आती है ईयर कैनाल से और सीधा वो ईयर ड्रम पर जाकर हिट करती है उसकी वाइब्रेशंस। ठीक है, द ईयर ड्रम कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू द मैकेनिकल वाइब्रेशन। जो ईयर ड्रम है वो साउंड वेव्स को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्टेप थर्ड, ट्रांसमिशंस बाय द ऑसिकल्स। की ऑसिकल्स क्या है, जो हमारी थ्री टिनी बोन्स थी। द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम आर ट्रांसफर्ड टू द थ्री बोन्स ऑफ द मिडल ईयर, जिसमें मीलस, इंकस और स्टेपिस आपकी आई थी। दिस बॉन्स एम्पलीफाई द वाइब्रेशन एंड पास देम टू द इनर ईयर। कि इन बॉन्स का काम क्या होता है कि ईयर ड्रम से जो साउंड आता है उनको मिडल ईयर तक, ईयर ड्रम क्या करता है, साउंड को कलेक्ट कर कर ईयर ड्रम तक पहुंचाता है, और जो थ्री टिनी बॉन्स होती है वो उस चीज़ को क्या करती है, एम्पलीफाई कर कर इनर ईयर तक उस साउंड को ट्रांसफर करती है। ठीक है, स्टेप फोर्थ, ट्रांसफर टू द कोक्लिया। की जो साउंड होती है फिर वो जो इनर ईयर होता है वो कोक्लिया तक मिडल ईयर एम्पलीफाई कर कर साउंड को कोक्लिया तक ट्रांसफर करती है, जो आपके इनर ईयर के अंदर आता है। द स्टेप पुशेस अगेंस्ट द ओवल विंडो एंड ओपनिंग टू द कोक्लिया, कॉजिंग फील्ड इनसाइड द कोक्लिया टू मूव। दिस फील्ड मोशन क्रिएट वेव्स विद इन द कोक्लिया विद स्टिमुलेट द सेंसरी हेयर सेल्स। की जो कोक्लिया के अंदर सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओवल विंडो के थ्रू वो उन साउंड्स को पुश करके कोक्लिया तक पहुंचाते हैं। कोक्लिया के बाद क्या होता है, कन्वर्जेशन कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कि जो कोक्लिया के बाद क्या होता है कि कोक्लिया क्या करता है, साउंड की वेव्स को कलेक्ट करने के बाद वो उनको ऑडिटरी नर्व तक किस तरह से पहुंचाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द हेयर सेल्स इनसाइड द कोक्लिया जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब वो हेयर सेल्स अपना एक मूवमेंट करते हैं कोक्लिया के अंदर तो उससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। द हेयर सेल कन्वर्ट टू द मैकेनिकल वाइब्रेशन इनटू द न्यूरल इम्पल्सेस। की जो हेयर सेल है उस एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में उन ऑडिटरी नर्व तक ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्टेप 6, ट्रांसमिशंस टू द ब्रेन। कि जब ऑडिटरी नर्व तक वो मैकेनिकल एनर्जी, साउंड वेव की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ऑडिटरी नर्व तक जाती है, ऑडिटरी नर्व क्या करता है, उसको कलेक्ट करके वो ब्रेन तक उसको ट्रांसफ़र करता है। द इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रेवल अलोंग द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन ऑडिटरी कॉर्टेक्स वेयर दे आर इंटरप्रेटेड एज साउंड। कि जो साउंड जब साउंड का जो प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको ऑडिटरी नर्व तक पहुंचाती है, ऑडिटरी नर्व क्या करती है, ब्रेन तक पहुंचाती है, जिसको ऑडिटरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, और वो साउंड को इंटरप्रेट कर कर उसको हम सुन पाते हैं। द ब्रेन प्रोसेस फैक्टर लाइक पिच, लाउडनेस एंड लोकेशन ऑफ द साउंड। की जो ब्रेन है वो किस चीज़ का प्रोसेस करता है कि साउंड की लाउडनेस कितनी है, ठीक है, और साउंड क्या है और कहाँ से ये साउंड आ रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों का वो वर्क करती है। तो ये थी प्रोसेसिंग ऑफ द ईयर जो हमने 6 स्टेप में पढ़े। ठीक है, ये था आपका ईयर ईयर का डायग्राम, जिसमें आपने देख रहे हो 3 पार्ट्स में आपका डायग्राम है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, ये तीनों पार्ट में आपको डायग्राम मैंने दिया हुआ है, आउटर ईयर और मिडल ईयर। ठीक है, इसमें फर्स्ट आपकी जो चीज़ें होती है, फर्स्ट आपको क्या बताया था मैंने, पिन्ना, जिसको हम ऑरिकल बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं, आपको जब डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाते हो आपको इतना ही लिखना होता है। ठीक है, पिन्ना के थ्रू क्या होता है कि जो बाहर का पार्ट होता है आपका ईयर का, ये जो आपका बाहर का पार्ट है ना ईयर का, ये पूरा
इसको हम पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना क्या करते हैं कि साउंड को कलेक्ट करता है, साउंड को कलेक्ट करने के बाद वो ईयर ड्रम तक उसको ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है? ईयर ड्रम, ये जो हमारा इस ये वाला पार्ट है वो ईयर ड्रम है, ठीक है, इस ईयर ड्रम तक ट्रांसफ़र करता है। अब ईयर ड्रम क्या करता है, उस साउंड की जो वेव्स होती है उसको कलेक्ट करने के बाद वो सीधा क्या करते हैं, जो 3 टिनी बॉन्स हैं इन तक उस साउंड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये जो 3 टिनी बॉल्स आपको दिख रही है ना, मिलर सिंगल स्टेपस, इस तक ईयर ड्रम इन साउंड को वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये साउंड क्या होती है, जब वो ईयर ड्रम इन बोन्स तक वो साउंड को कब पहुँचाता है तो वो किस चीज़ में होती है, मैकेनिकल एनर्जी में होती है, ठीक है। ये फिर जो बॉन्स होती है कि किस चीज़ का प्रोसेस करती है कि साउंड को कलेक्ट करने के बाद उसको मैकेनिकल एनर्जी से लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, जो वो उस एनर्जी को कोक्लिया तक ट्रांसफ़र करती है। ये है आपका कोक्लिया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोक्लिया, ठीक है। तो ये कोक्लिया क्या प्रोसेस करता है, कोक्लिया इसमें कि कोक्लियर सारे साउंड को कलेक्ट करने के बाद वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद वो ऑडिटरी नर्व तक उसको ट्रांसफ़र करता है। ऑडिटरी नर्व फिर उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, जो हम फिर ब्रेन क्या है, ब्रेन इस चीज़ का प्रोसेस कर पाता है कि साउंड कहाँ से आ रहा है और कितना तेज है। ये सब चीज़ प्रोसेस करने के बाद आपको वो सुनाई देता है, ठीक है। तो ये था आपका ईयर का डायग्राम, ठीक है। आई होप आपको इसी तरीके से टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। ये आपका 1.2 था जिसमें आपने पार्ट्स ऑफ द ईयर पढ़ा और प्रोसेसिंग ऑफ द हियरिंग, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको इसी तरीके से समझ में आया होगा, ना ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज थी और ना ही ज़्यादा आपको ये टॉपिक हार्ड था। विद डायग्राम मैंने आपको भी समझा दिया है। आप जब आप उसको पढ़ोगे, खुद से सेल्फ रीडिंग करोगे, तो आपको चीज़ें खुद से समझ में भी आ जाएगी और आपको पूरी तरीके से वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1.3 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ऑफ साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ साउंड, कि आपको फिजिक्स ऑफ साउंड बताना है, प्रोडक्शन ऑफ बतानी है और प्रोपैगेशन ऑफ साउंड बताना है कि ध्वनि की भौतिक की क्या है, ध्वनि का उत्पादन कहाँ से होता है, किस तरह से आप उसको प्रसार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पहला फर्स्ट है आपको फिजिक्स ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव that is produced by the vibrating object and propagated through the medium such as air, water और सॉलिड्स, ठीक है। कि जो साउंड होता है, साउंड एक क्या है, साउंड एक मैकेनिकल टाइप है, मैकेनिकल वेव है, जिसको हम चीज़ें जब कोई ये किस तरह से कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जब कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह की वाइब्रेशन होती है, ठीक है। जैसे कोई मीडियम वाइब्रेशन होती है, कहीं कोई हवा में वाइब्रेशन हो रही है, पानी में वाइब्रेशन हो रही है, कोई सॉलिड चीज़ में वाइब्रेशन हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक मैकेनिकल वेव बोलते हैं, वही हमारा साउंड कहलाता है। इट इज़ अ इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट एंड वेरियस टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, की ये जो साउंड है हमारा, ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर, वेरियस टेक्नोलॉजिकल के अंदर, जो भी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन फिजिक्स साउंड इज अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, की जो फिजिक्स ऑफ साउंड है आप उसको अच्छे तरीके से उसका किस तरह से प्रोडक्शन होता है, किस तरह से उसका ट्रांसमिशन होता है और किस तरह से उसका को समझा जाता है, ये सब चीज़ आप इसमें सीखोगे। फिजिक्स ऑफ साउंड क्या है कि जिसमें हम ध्वनि को प्रोडक्शन कहाँ से हुआ, ठीक है, आपने किस तरह से उसको ग्राइंड किया, उसको मतलब किस तरह से आपने उसको सुना और सुनकर किस तरह से आपने समझा, यही आपकी एक फिजिक्स ऑफ साउंड कहलाती है, ठीक है। जिसमें आपको जैसे कि साउंड एक टाइप है जिसको हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं, चाहे कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी तरीके की वाइब्रेशन होती है, चाहे वो हवा में वाइब्रेशन हो, वाटर में हो या कोई सॉलिड चीज़ों में हो, तो वो उनमें अगर कोई वाइब्रेशन हो रही है तो उससे क्या होता है कि आप उस साउंड का पता लगा पाते हो, ठीक है। और ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल पे रहती है, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर होती है, एंटरटेनमेंट के लिए अंदर होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के अंदर होती है। तो उसी को हम फिजिक्स ऑफ साउंड बोलते हैं कि साउंड कहाँ से तो साउंड का किस किस जगह से तो प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और किस तरह से आपने उसको सुना और सुनकर किस तरह से आपने समझा, ठीक है, वो आपका होता है फिजिक्स ऑफ साउंड, ठीक है। फर्स्ट नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, कि अगर आप किसी भी आवाज़ को सुनते हो तो आप किस तरह से वो साउंड का प्रोडक्शन वहाँ से
होता है। साउंड इज अ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सोर्सेज, कि किसी भी सोर्स या ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह की वाइब्रेशन होती है, उसी को ही हम साउंड होता है, कि किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होने से ही साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट disturbs the particles in the surrounding medium causing a series of compression और rarefaction, कि जो जब किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी तरीके की वाइब्रेशन हो रही है वो साउंड को प्रोड्यूस करती है, चाहे वो हमारे चारों साइड किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो, उसमें कोई भी साउंड में वाइब्रेशन होती है वो क्या करती है, साउंड का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। दिस अल्टरनेटिंग हाई एंड लो प्रेशर रीजन प्रोपैपोगेट अवे फ्रॉम द सोर्सेज एज अ साउंड वेव, कि ये जो अल्टरनेट हाई और लो वॉल्यूम्स होते हैं वो आपकी प्रेशर के ऊपर होते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर गया है और कितनी उसमें से वाइब्रेशन हुई है। ठीक है। और किस तरह का वो सोर्स था जहाँ से वो साउंड वेव्स आपकी आई है। ठीक है। और जिनकी वॉल्यूम काफ़ी हाई होती है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस होती है, वो काफ़ी दूर तक वो चीज़ें आपको सुनाई दे जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्ट इन साउंड प्रोडक्शन, कि साउंड प्रोडक्शन का कंसेप्ट क्या है वो आप देखोगे इसमें। फर्स्ट है वाइब्रेटिंग सोर्सेज, किसी सोर्सेज में वाइब्रेशन होना। ऑब्जेक्ट लाइक ट्विनिंग फॉक, गिटार स्टीयरिंग, वोकल कॉर्ड्स, लाउड स्पीकर्स प्रोड्यूस साउंड बाय द वाइब्रेटिंग, कि ये सारे जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से साउंड की वाइब्रेशन के की हेल्प से ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क आपने अपने कॉलेज में देखा होगा, आपने ऑडियोलॉजी के टाइम पर आपको टेस्ट कराते हैं ट्यूनिंग फोर्क से। ठीक है। उसमें वाइब्रेशन होती है जिसको आप बहुत ध्यान से सुनते हो। वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है जब आप बोलते हो। ठीक है। जिस लाउड स्पीकर्स, जब आप लाउडली किसी चीज़ लाउडली बोलते हो तो उसमें भी आपकी क्या होती है, वाइब्रेशन ही होती है जो साउंड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। फिर आता है एम्पलीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। हायर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन प्रोड्यूस लाउडर साउंड, कि जो एम्पलीट्यूड क्या होता है, कि जो साउंड होती है उसकी वाइब्रेशंस को, कि उसमें कितनी वाइब्रेशन हुई है जो साउंड को पता लगाती है कि लाउडनेस है या नहीं है। और जितना हायर वाइब्रेशन होगा वो उतना ही लाउड आपका साउंड होता है। जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उतना ज़्यादा आपका साउंड क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, लाउड होगा। फिर आता है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड मेजर्ड इन हैजर्ड्स, कि जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती है कि पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुई है, जिसको हम हर्ट्स में मेजर्ड करते हैं। डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड, हायर फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हायर पिच साउंड, कि पिच ऑफ द साउंड की इसमें ये किस तरह का पता लगाते हैं कि साउंड में कितनी पिच है। पिच क्या होती है कि कितनी साउंड कितनी हाई पिच में है, कि मतलब कितनी ज़्यादा उसकी वॉल्यूम है। ठीक है। ये था आपका साउंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है प्रोपैपोगेशन ऑफ साउंड। Sound propagate as a longitudinal wave, meaning of the partial displacement is parallel to the direction of wave production in a sound wave, कि sound propagates क्या होता है कि एक longitudinal waves होती है कि जो उसकी काफ़ी दूर दूर तक वो जो waves होती है वो फैलती हैं। ठीक है। ठीक है। साउंड वेव आपकी क्या होती है, साउंड प्रोपेगेट क्या होती है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, साउंड में जब वाइब्रेशन होती है, जो वेव्स आती हैं वो चीज़ का पता लगाती है कि वो साउंड की जो वेव्स है किस जगह से आई है और कितनी हाई पिच में है और कितनी वो लोअर पिच में है। ठीक है। कंप्रेशन आर रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्लोजर टूगेदर हायर प्रेशर, की जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगी तो उतना ही हाई आपका साउंड जाता है। रेयरफ्रैक्शंस आर रीजन वेयर पार्टिकल्स स्प्रेड अपार्ट लोअर प्रेशर, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वाइब्रेशन कम है तो वो क्या होता है कि उसका मतलब लोअर प्रेशर पड़ा है, जिससे उसके जो पिच है वो भी लो होगी। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन साउंड प्रोपैगेशन, फर्स्ट है आपका मीडियम। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू propagate air, water, solid. The speed of sound varies डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, कि उसके जो कितने मीडियम वो साउंड है उस चीज़ पे क्या है, साउंड की जो स्पीड की साउंड की जो स्पीड है वो उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उसमें से कितनी वाइब्रेशन हुई है और कितनी मतलब कितना प्रेशर के साथ वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है। अगर कम से होगी तो जो साउंड की वॉल्यूम होगी, जो स्पीड होगी कम होगी। अगर ज़्यादा वाइब्रेशन हुई है तो उसकी साउंड की जो स्पीड होगी वो
तेज होगी। जैसे इन द एयर अराउंड 343 ms एट अ रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो एयर में जो वाइब्रेशन होती है कितनी होती है, 343 ms होती है। ठीक है, मीडियम साउंड जिसको हम बोलते हैं। और इन द वाटर अप्रोक्सीमेटली 1480 ms, की मतलब 1480 ms की वाटर के अंदर कितनी मीडियम साउंड वाइब्रेशन होती है, 1480 ms। इन सॉलिड्स साउंड ट्रेवल इवन फास्टर डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, कि इस मेटल में कितनी डेंसिटी है, कितना उसका वेट है, ठीक है, कितना वो ट्रेवल कर रहा है उस पर साउंड, वो उस चीज़ पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद द टेम्परेचर बिकॉज वार्मर एयर हैज़ मोर एनर्जी कॉजिंग मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट मोर रैपिडली, कि टेम्परेचर क्या है कि वो स्पीड ऑफ साउंड को इंक्रीज कराता है, और वो किस चीज़ में कि हवा में कितनी ज़्यादा वार्मर है और कितनी ज़्यादा एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है वो साउंड का टेम्परेचर बढ़ता है और कम होता है। प्रेशर एंड डेंसिटी, कि प्रेशर डेंसिटी की कितना उस पर प्रेशर होता है और कितना उस पर घनत्व होता है, जिसको हम घनत्व बोलते हैं। साउंड प्रोपैपोगेट फास्टर इन डेंसर एंड मोर इलास्टिक मीडिया सच एज स्टिल और वाटर कंपेयर टू एयर, कि एक स्टिल या फिर वाटर के अंदर कितनी वाइब्रेशन हो रही है और कितनी तेजी से हो रही है, वो उस चीज़ पर साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोपैपोगेशन ऑफ साउंड। ये थी आपकी 1.3। आई होप आपको इजी तरीके से चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने 3 पॉइंट्स कवर करे हैं, 1.1, 1.2 और 1.3। ठीक है, और आपको जो नोट्स है सारे इजी लैंग्वेज में मिलेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। और ये यूनिट कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, और टेक केयर।